हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक हैं, बढ़िया है और बिल्कुल मज़े में हैं। वक्त और हालात पर रोने वाले हमेशा पीछे छूट जाते हैं। वक्त और हालात पर रोने वाले हमेशा पीछे छूट जाते हैं। मुकद्दर सिर्फ उन्हीं के कदम चूमता है जो अपने खून और पसीने से अपनी तकदीर खुद लिखने की जिद रखते हैं। इसी जोश और जुनून के साथ मैं विश्वजीत मिश्रा आप सभी का लीन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी इस पूरी सीरीज का द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑप्शनल जूलॉजी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का ये थर्ड लेक्चर है। तो जो लोग आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आ, आप पहले फर्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करें। ठीक है? अगर आप सीधा यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स और इस कोर्स का स्ट्रक्चर समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज रिमेंबर, दिस इज ए हाईली स्ट्रक्चर्ड सीरीज, not just a random YouTube video. So first lecture is always first one here. जाइए, पहले आप फर्स्ट लेक्चर से ही शुरू कीजिए। ठीक है? और जो लोग यहाँ पर पहले लेक्चर से ही बने हुए हैं, जिनका मोमेंटम सेट है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो आप सबको ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, लेबलिंग्स और सारे ग्लैंड के फंक्शंस सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर आपकी मुट्ठी में है, सब कुछ आपको पता है। ठीक है? लेकिन यूपीएससी कभी भी चीजों को सीधा नहीं परोसता। यूपीएससी चीजों को कभी भी सीधा नहीं परोसता। यूपीएससी की आदत है क्वेश्चंस को मॉडिफाई करने की, लैंग्वेज को ट्विस्ट करने की। अक्सर मैंने देखा है, बहुत बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स घर से सब कुछ पढ़कर डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन वहाँ क्वेश्चन पेपर्स में लैंग्वेज का मॉडिफिकेशन देखकर वो घबरा जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं। ठीक है? उन्हें ये लगने लगता है कि उन्हें कुछ नहीं आता, जबकि सच्चाई ये है, उन्हें सब आता है। बस यूपीएससी ने वो कंफ्यूजन क्रिएट किया है ताकि आपका कॉन्फिडेंस तोड़ सके। तो यहाँ मेरा काम शुरू होता है। मेरा रोल ये है कि मैं आपको उस टाइप के मेंटल ट्रैप्स और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के लिए तैयार रखूं। आई हैव टू प्रिपेयर यू फॉर सच कंडीशंस। मुझे मेरे स्टूडेंट्स की विक्ट्री चाहिए उन ट्रिक्स के ऊपर। सो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेस रेडी है। अब हमें विक्ट्री के लिए कुछ और चीजें पढ़नी होंगी। ठीक है? तो अब से हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। हम एडवांस टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को डिकोड करेंगे। ठीक है? एवरीथिंग पढ़ेंगे। ऑल क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक। तो स्क्रीन पर देखो। इज इट विजिबल? सबको दिख रहा है? हमारे सामने दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है? एक है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यूपीएससी के बहुत ही फेवरेट है। ठीक है? सो याद रखिए, लिखते रहिए, रनिंग नोट्स बनाइए। पहला क्वेश्चन है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड द सेकंड वन इज फंक्शन ऑफ टेस्टिस। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था टेस्टिस के दो फंक्शंस होते हैं। एक है गैमेटोजेनिक फंक्शन और दूसरा है एंडोक्राइन फंक्शन। ठीक है? तो
पहला क्वेश्चन है फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस और दूसरा है फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। ये जो क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुनने में ये काफी सिमिलर लग सकते हैं, सुनने में काफी सिमिलर लगते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग टॉपिक्स हैं, बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर इस फ्रेज को थोड़ा तोड़ कर देखें, तो क्या बनता है? क्या बनता है? फंक्शंस और एनाटॉमी। ठीक है? मतलब टेस्टिस के 2 मेन फंक्शंस हैं, गैमेटोजेनिक फंक्शंस यानी गैमेट और स्पर्म का प्रोडक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन यानी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन करने में कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? ठीक है? कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो पार्ट्स स्ट्रक्चरली कैसे डिजाइन किए गए हैं ताकि वो ये काम कर सके। ठीक है? यहाँ हमें वो एनाटॉमी वो मशीनरी पढ़नी है जो इन फंक्शंस को पॉसिबल बनाती है। ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। ठीक है? एक मिनट। फंक्शंस ऑफ टेस्टिस, यहाँ हमें प्रोसेस पढ़ना है। हम डिटेल में पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के सारे स्टेजेस, स्पर्मेटोजेनेसिस के सारे स्टेजेस हम पढ़ेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्पर्मेटोजेनेसिस और एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है? एंडोक्राइन पार्ट में हम पढ़ेंगे सारे हार्मोन्स, उनका सीक्रेशन पैटर्न और उनका मोड ऑफ एक्शन। ठीक, सब कुछ पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत सारी एडवांस चीजें पढ़नी है, सो प्रिपेयर योरसेल्फ। सबसे पहले सीट प्रॉपर्ली। मैं सारी क्लासेस में ये कहते आ रहा हूँ, टेबल, एक टेबल और चेयर लो और हो सके तो पढ़ने के लिए एक साइलेंट एनवायरनमेंट चूज करो। ठीक है? प्लीज बेड पर मत बैठो और लेट कर बिल्कुल मत पढ़ो, इससे पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ नींद आती है। अगर अगर खुद का स्टडी रूम है तो बेस्ट है, डोर्स और विंडोज बंद कर लो, अंदर फोकस के साथ बैठो। अगर खुद का रूम नहीं है तो घर में सबको स्ट्रिक्टली बोल दो। ठीक है? घर में सबको स्ट्रिक्टली बोल दो कि जब तक मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, प्लीज कोई नॉइज ना करे, कोऑपरेट करे। आज ही बोल दो। ठीक है? ये तो गया माहौल। अब बात करते हैं आपकी। जब पढ़ने बैठते हो तो ड्रेस्ड वेल, पूरा रेडी होकर बैठो। अपने कंफर्ट जोन में वो सीरियस पढ़ाई नहीं होती। जब आप वेल ड्रेस्ड होकर बैठते हो तो आपका मूड एक्टिव रहता है और ब्रेन अलर्ट रहता है। ठीक है? याद रखिए, मानिए। ठीक है? और लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी जब भी क्लासेस ले रहे हो, जैसे कि अभी मुझसे पढ़ रहे हो, तो हमेशा अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठना। ऑलवेज टेक योर रनिंग नोट्स। बिना नोट्स बनाए अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो इससे अच्छा है कोई फिल्म ही देख लो। ठीक है? क्योंकि एग्जाम के पहले ये वीडियो काम नहीं आएंगे। रिवीजन के दौरान आपके वो रनिंग नोट्स ही आपको बचाएंगे। ठीक है? सो रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में एक फ्रेश पेज पर हेडिंग डालो, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। हेडिंग डालो, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। ठीक है? हेडिंग डाल दिए? टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं।
हालाँकि ये देखने में बहुत बेसिक लगता है, पर मुझे यकीन है आई थिंक बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में सही से पता नहीं होगा। ध्यान से देखो, स्क्रीन पर दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर स्लाइड में देखो। ये किसी भी स्टैंडर्ड बुक में हो या कोई भी स्लाइड्स में हो, आपने बहुत बार एक चीज़ नोटिस की होगी। कहीं-कहीं पर स्पेलिंग होती है टीईएस, टीआईएस, टीआईएस, ठीक है? और बहुत बार लिखा होता है टीईएस, टीईएस, टेस्टिस। टीईएस, टीआईएस, टेस्टिस और टीईएस, टीईएस, टेस्टिस। देखा है आपने कभी? बहुत सारे बच्चे इस बात को नोटिस तो करते हैं, पर इग्नोर कर देते हैं। अच्छा ज़रा कमेंट्स में लिखना दो, कौन-कौन ऐसे हैं जिसने इसको एक टाइपिंग मिस्टेक या स्पेलिंग एरर समझकर इग्नोर कर दिया? क्या सही में ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है? नो, दिस इज़ नॉट अ मिस्टेक, दिस इज़ नॉट अ मिस्टेक। हाँ, यहाँ देखो। इसके पीछे सिंपल इंग्लिश ग्रामर है। जब लास्ट में आईएस यानी कि टीईएस, टीआईएस होता है, वो सिंगुलर है, यानी हम एक की बात कर रहे हैं, एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है? और जब लास्ट में टीईएस, टीईएस होता है, टेस्टिस, टीईएस, टीईएस, ठीक है? तो ये प्लुरल है, यानी हम दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों टेस्टिस, पेयर्ड टेस्टिस की बात कर रहे हैं। सो बायोलॉजी में स्पेलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, सो बी केयरफुल, ठीक है? ओके, तो इस स्लाइड पर देखो, हियर इज अ क्वेश्चन, हियर द क्वेश्चन इज राइट ए डिटेल अकाउंट ऑफ फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। क्वेश्चंस लिखो, कॉपी में लिखो, राइट ए डिटेल अकाउंट ऑफ द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। लिखो, लिखने के लिए भी टाइम दे रहा हूं, आप लिखिए, लिख लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे एक इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चंस जब भी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रहना चाहिए एक बहुत ही अच्छा सा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होती, इंट्रोडक्शन से ही एग्जामिनर को पता चल जाना चाहिए कि आपको कंसेप्ट की गहराई पता है, आपको कंसेप्ट की डेप्थ पता है। सो फर्स्ट इंप्रेशन वही क्रिएट होती है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे हेडिंग डालकर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन लिखिए, ठीक है? लिखिए, द टेस्टिस आर द पेयर्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ब्रैकेट में लिखिए गोनाड्स, इन मेल्स responsible for dual functions। 12 फंक्शंस के बाद ऐसा एक सिंबल बनाइए, फिर लिखिए गैमेटोजेनेसिस, ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ब्रैकेट क्लोज, एंड एंडोक्राइन सिक्रेशन, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखिए प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजेंस, प्राइमरीली कॉमा प्राइमरीली टेस्टोस्टेरोन, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप, ठीक है? यहाँ नोटिस कीजिए, मैंने डुअल फंक्शंस
वर्ड यूज किया है। ये एग्जामिनर को बता देता है कि आपको पता है टेस्टिस सिर्फ स्पर्म बनाने की फैक्ट्री नहीं है, बल्कि हार्मोन्स का भी पावर हाउस है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट लिखना है हेडिंग डालकर लोकेशन। लोकेशन, ठीक है, टेस्टिस कहाँ होता है ये आप सबको पता है। ठीक है, हमने पहले ही ये सब कुछ पढ़ लिया है, आपको सब कुछ पता है। ठीक है, बस अभी ये क्वेश्चंस की तैयारी हम कर रहे हैं। देखिए कितना सिंपल हो गया है ना। लिखिए, द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, comma, enclosed in a skin pouch known as the scrotum. Enclosed in a skin pouch known as the scrotum. ब्रैकेट के अंदर देखिए और स्क्रोटल सेक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, एक कॉमा डालिए। which is suspended between the legs, which is suspended between the legs। सेकंड पॉइंट हो गया, लिख लिए। चलो अब थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है थर्मो रेगुलेशन। कुछ याद आ रहा है? यस आई नो, आपको पता है थर्मो रेगुलेशन। अभी हमने पढ़ा था कि टेस्टिस बॉडी के बाहर और उसकी वजह थर्मो रेगुलेशन है। एग्जामिनर को ये टेक्निकल टर्म दिखने चाहिए। ठीक है, सो नोट डाउन कीजिए। नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन, ब्रैकेट में डालिए स्पर्मेटोजेनेसिस। नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन, ब्रैकेट में डालिए स्पर्मेटोजेनेसिस, requires the testis to be maintained a requires the testis to be maintained at a temperature of approximately 2 degrees Celsius to 2.5 degrees Celsius below the core body temperature, below the core body temperature। फिर आगे लिखिए, हाँ कंटिन्यू कीजिए उसी सेम पॉइंट पर। दिस नेसेसरी लोअर टेम्परेचर इज दिस necessary low temperature is achieved by their location achieved by their location outside the abdominal cavity, फुल स्टॉप। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको पता है, अब हमने लिख लिया। ठीक, अब द फोर्थ पॉइंट, इंट्रोडक्शन का फोर्थ पॉइंट है मॉर्फोलॉजी, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस। यहाँ हमने इसका शेप, साइज और वेट डिफाइन करना है। लिखिए, इस टेस्टिस इज एन ओवल और वॉलनट शेप्ड बॉडी। ठीक है, its testis is an ovoid or walnut-shaped body, comma, pinkish in color. Pinkish in color। याद रखना, ओवॉइड टर्म जरूर से यूज करना। ये साइंटिफिक टर्म है अंडाकार शेप के लिए, अंडे के आकार के लिए। ठीक है, अब एडल्ट्स में इसके डायमेंशन नोट कीजिए। ये डेटा स्टैंडर्ड है और नोट कीजिए। इस टेस्टिस सेम पॉइंट पे कंटिन्यू करें। ठीक है, इस टेस्टिस मेजर्स अप्रोक्सीमेटली इस टेस्टिस measures approximately 4 to 5 centimeter in length, comma, 2 to 3 centimeter in width, and about 3 centimeter in thickness, about 3 centimeter in thickness। ठीक है, अब इसका वेट रेंज लिख लो।
The weight of its testis ranges from 15 to 19 gram. लिखिए, the weight of its testis ranges from 15 to 19 grams. ठीक है, मॉर्फोलॉजी खत्म, फोर्थ पॉइंट हो गया। अब the fifth point is internal parenchyma. Internal parenchyma. तो इस पॉइंट में हमें सबसे पहले ये बताना है कि टेस्टिस अंदर से खोखला नहीं होता। टेस्टिस अंदर से खोखला यानी कि होलो नहीं होता, बल्कि कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। तो लिखिए, द टेस्टिकुलर पैरेन्काइमा इज द testicular parenchyma is divided into approximately 200 to 300 pyramidal compartments. कैसा कंपार्टमेंट? pyramidal compartments known as testicular lobules. Okay, known as testicular lobules. ठीक है, तो ये कंपार्टमेंट्स बनते कैसे हैं? सो लिखिए, they are divided by fibrous septa called septula testis. क्या? septula testis. आप जब भी कुछ लिख रही हो, आप इस वाले डायग्राम को देखते रहिए, ठीक है, लेबलिंग्स को भी देखते रहिए, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, हाँ, called septula testis that radiate from the mediastinum testis. Mediastinum testis towards the periphery. Towards the periphery. ठीक है, लिख लिए। अब इन कंपार्टमेंट्स में जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ठीक है, इस कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो आप देख रहे हैं कंपार्टमेंट्स, ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मेन फैक्ट्री है। मेन फैक्ट्री द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो लिखिए, दिस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर the location for sperm production, as each contains 1 to 3 ब्रैकेट के अंदर लिखिए, और ओकेजनली 4 ब्रैकेट के अंदर लिखिए, और ओकेजनली 4 ब्रैकेट क्लोज, highly coiled thread like structures called seminiferous tubules. तो यहां एक सिंपल कैलकुलेशन देख लो, अगर 300 लोब्यूल्स हैं, अगर 300 लोब्यूल्स हैं और हर लोब्यूल्स में एवरेज 3 ट्यूब्यूल्स हैं, तो लिखिए, functioning as the structural and functional unit of the testis. Functioning as the
structural and functional units of testis. There are about 900 seminiferous tubules within a single testis. 900. ठीक है? There are about 900 seminiferous tubules within a single testis. ठीक है, लिख लिए, आगे बढ़े. तो नेक्स्ट 6th पॉइंट इज लोब्यूल्स बन गई, लेकिन स्पर्म बाहर कैसे जाएगा. ठीक है, तो 6 पॉइंट लिखिए, ट्यूबुलर नेटवर्क एंड एक्सकरेंट डक्ट्स. यहाँ लिखिए, देखिए 6 पॉइंट, ट्यूबुलर नेटवर्क एंड एक्सकरेंट डक्ट्स. सबसे पहले सारे ट्यूबल्स एक जगह इकट्ठा होते हैं. यहाँ मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं इस पॉइंट को देखिए, दिस इज द जंक्शन. यहाँ सारे ट्यूबल्स इकट्ठे होते हैं. ठीक है, तो लिखिए, within the testicular lobules, within the testicular lobules, the seminiferous tubules converge in the mediastinum, converge in the mediastinum, forming a network of delicate thin walled channels known as the rete-testis. ये रहा, ये जो पाइप्स का एक नेटवर्क है, ठीक है, इसको कहते हैं rete-testis. ठीक है, याद रहेगा. ओके, अब इस rete-testis से निकलेंगे वो पाइप्स जो स्पर्म को बाहर लेकर आएंगी. ठीक है, ये जो पाइप्स निकलते हैं, ये वाला पार्ट देखिए. ठीक है, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं इस वाला पार्ट को देखिए. ये तो लिखिए, arising from the rete-testis are 10 to 20 slender मत लिखना, slender लिखना, slender. ठीक है, 10 to 20 slender ciliated ductless called vasa efferentia. ठीक है, called vasa efferentia. ये रहा. ठीक है, ये वाले पार्ट्स, ये जितने पाइप्स यहाँ है. ओके, लिख लिए. यहाँ सिलिएटेड वर्ड अंडरलाइन कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलिएटेड, क्योंकि स्पर्म अभी खुद स्विम नहीं कर सकता. ठीक है, ये सिलिया उसे धक्का मार के आगे भेज देते हैं. तो अंडरलाइन कर लो इस वर्ड को. ठीक है, फाइनली ये डक्ट्स कहाँ खुलती हैं, यहाँ. ये क्या है, एपिडिडाइमिस. तो लिखिए, दिस डक्टल्स penetrate the tunica albuginea exiting the testis to connect with the head of epididymis. हेड ऑफ एपिडिडाइमिस मतलब पहले हम पढ़ चुके हैं, द कैपुट एपिडिडाइमिस. याद है या भूल गए? पढ़ते रहिए, रिवीजन करो. ठीक है, हो गया 6 पॉइंट. अब आखिर में एक और पॉइंट लिखेंगे भास डिफरेंस के ऊपर. ठीक है, अब इसके बाद ये लास्ट पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन पार्ट का. तो हेडिंग डालिए, भास डिफरेंस. सबसे पहले इसके दूसरे नाम लिख लीजिए. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टर्म्स बदल कर पूछ लिया जाता है. सो
Vast difference is also called as Stokes difference. Vast difference is also called as Stokes difference. और simply Spontock. ठीक है, अब इसका रास्ता तो पाथ विल देखो, देखिए फ्रॉम द एपिडिडाइमिस इन द स्क्रोटम, ये रहा epididymis from the scrotum. The vas deferens extends on its one side upward. ये नीचे से ऐसे निकलकर upward into the abdominal cavity via the inguinal canal. ठीक है, ऐसे निकलता है. ओके, लिखो from the epididymis in the scrotum, comma, the vas deferens extends on its one side upwards. The vas deferens extends on its one side upwards into the abdominal cavity via the inguinal canal. ठीक है, जब ये ब्लैडर के पीछे पहुंचता है, याद कीजिए वो डायग्राम, याद आया? हाँ, जब ये ब्लैडर के पीछे पहुंचता है तो इसका टर्मिनल पोर्शन बहुत फूल जाता है. ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं? एम्पुला. तो लिखिए द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द फर्स्ट रेफरेंस इज कॉल्ड द एम्पुला. ठीक है, the terminal portion of the vas deferens is called the ampulla. ओके, अब यहां मैजिक होता है, दो पाइप्स मिलते हैं, तो लिखिए द एम्पुला ऑफ द फर्स्ट रेफरेंस, द एम्पुला ऑफ द vas deferens joins the ducts of seminal vesicles, joins the ducts of the seminal vesicle of the same side to form an ejaculatory duct, of the same side to form an ejaculatory duct. सो टोटल कितने डॉक्ट्स हुए? तो लेफ्ट और राइट. तो लिखिए देयर आर टू ejaculatory ducts, each of which receives sperm from the vas deferens and secretion of seminal vesicles on its own side. लिख लिए. अब फाइनली ये खुलते कहाँ हैं आपको पता है, बस लिखना है. लिखिए both the ejaculatory ducts empty into a single urethra. स्पेसिफिकली कहाँ आपको पता है? लिखिए they open into the prostatic part of the urethra. कहाँ? prostatic part of the urethra. ठीक है, बस इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना लिखना मोर देन एनफ है. हमें स्ट्रक्चर, लोकेशन और डक्ट्स सब कवर कर लिए इंट्रोडक्शन पार्ट में. ओके, अब ये रहा आपका स्ट्रक्चर्ड नोट. मैंने अभी जो पढ़ाया, जो समझाया, जो कुछ भी समझाया वो सब यहाँ पॉइंट वाइज लिखा हुआ है. जो लोग मेरे साथ रनिंग नोट्स नहीं बना पाए थे या जिन्होंने कुछ मिस कर दिया, अभी वीडियो को थोड़ा पॉज करो और इससे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लो. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके मत रखना, कॉपी में लिखोगे तभी याद रहेगा. सो दिस इज स्लाइड 1.
दिस इज स्लाइड 2। लिख लिया? कंप्लीट हो गया? ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कवरिंग्स ऑफ टेस्टिस। कवरिंग ऑफ टेस्टिस। इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे। नेक्स्ट मेन हेडिंग है द कवरिंग्स ऑफ टेस्टिस। देखिए, टेस्टिस एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। टेस्टिस एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने इसे 3 लेयर्स, 3 कोट्स में रैप किया हुआ है। तो नोट कीजिए, each testis is enclosed by each testis is enclosed by 3 coverings। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बाहर वाली लेयर से, टूनिका वेजिनालिस, दिस वन। ठीक है, टूनिका वेजिनालिस। आप इस पार्ट को देखिए, दिख रहा है? इज इट विजिबल? ओके। लिखिए, इट इज द आउटर मोस्ट क्लोज्ड cleft like covering। It is the outermost closed cleft like covering formed by mesothelial cells, formed by mesothelial cells। यहाँ एक चीज है जो हमें समझना है, what is the outermost cleft like covering? What is the outermost cleft like covering? So सिंपल वर्ड्स में इमेजिन करो एक पिचका हुआ बलून। ठीक है, ये एक डबल लेयर है, 2 लेयर होते हैं। ठीक है, और जिसके बीच में हल्का सा गैप होता है, यहाँ इसके बीच, दोनों हाथ देखिए, इस दोनों के बीच हल्का सा गैप होता है, इसको कहते हैं क्लेफ्ट। ये जो गैप है, इसको कहते हैं क्लेफ्ट, ताकि टेस्टिस बिना रगड़ खाए फ्रीली मूव कर सके। ये रहा, इस डायग्राम में देखिए, ये रहा गैप। ठीक है, तो टेस्टिस बिना रगड़ खाए फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, और एक चीज है मेसोथेलियल सेल। इसको समझने के लिए इमेजिन करो एक स्लिपरी फ्लोरिंग, एक फ्लोर जो स्लिप होता है ना बारिश के मौसम में। ओके, ये वो स्पेशल स्मूथ मसल्स हैं जो फ्रिक्शन मतलब रगड़ को रोकते हैं, ताकि लेयर्स आपस में मक्खन की तरह ग्लाइड करें, मक्खन की तरह ग्लाइड करें। ये सिंगल लेयर नहीं है, ये डबल लेयर शेक है, इसका 2 लेयर होता है। ठीक है, 2 लेयर्स होते हैं। लिखिए, लिखिए, इट इज फॉर्म्ड बाय visceral and parietal layers and visceral and parietal layers। अब क्वेश्चंस आएंगे, है ना? व्हाट इज विसरल एंड पेरिटल लेयर्स, इनका डिफरेंसेस क्या है? ठीक है, तो सिंपल रूल याद रखो, विसरल मतलब जो ऑर्गन मतलब टेस्टिस से चिपका हुआ है, जो इनर लेयर है, दिस वन, दिस इज विसरल। ठीक है, और पेरिटल मतलब जो दीवार स्क्रोटम वॉल को टच करे, जो दीवार है, जो बाहरी हिस्सा है, तो आउटर वॉल। ठीक है, दिस इज पेरिटल। याद रहा, विसरल मतलब जो अंदर की तरफ है, जो ऑर्गन से चिपका हुआ है, जो टेस्टिस से चिपका हुआ है, द इनर वॉल। एंड पेरिटल मतलब जो दीवार है स्क्रोटम वॉल से, जो
टच करता है स्क्रोटम वॉल को, जो आउटर लेयर है, ठीक है, पेरिटल, याद रहेगा, ठीक है, गुड। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, यहाँ इसके अंदर, ठीक है, इस दोनों दीवार के दोनों लेयर्स के अंदर एक फ्लूइड होता है जो इन्हें ग्लाइड करने देता है। ग्लाइड मतलब ऐसे ग्लाइड करने देता है। तो लिखिए, दिस लेयर्स ग्लाइड ऑन वन अनदर, दिस लेयर्स glide on one another and allow free movement। ग्लाइड करेंगे तो क्या होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है, मूवमेंट इजी हो इसलिए इसके अंदर एक लिक्विड होता है, ठीक है। दिस लेयर ग्लाइड ऑन वन अनदर एंड allow free movement of the testis inside the scrotum, ठीक है। यहाँ स्क्रीन स्लाइड पर देखिए, लिख लिए, it is the outermost closed cleft-like covering formed by mesothelial cells। It is formed by visceral and parietal layers which glide on one another and allow free movement of testis। पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया, ओके। अब इनकी एग्जैक्ट लोकेशन लिखो, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखिए, पॉइंट लिखिए, द visceral layer, the visceral layer okay adheres closely to the tunica albuginea, adheres closely to the tunica albuginea, ओके, ये चिपकी हुई होती है। और द पेरिएटल लेयर्स lines the inner surface of the scrotum, lines the inner surface of the scrotum। कंप्लीट हो गया, ठीक। तो इस लेयर के ठीक नीचे आती है द सेकेंड लेयर, टूनिका अल्बुजिनिया, टूनिका अल्बुजिनिया द सेकेंड लेयर। लिखिए, दिस इज द मिडिल लेयर, दिस इज द मिडिल लेयर characterized as a characterized as a dense fiber capsule, characterized as a dense fiber capsule। अल्बुजिनिया का मतलब है फाइट, ये टेस्टिस के ऊपर उसका शेप और हार्डनेस प्रोवाइड करती है। इसका कलर क्या है, व्हाइट, और इसका काम क्या है, ये टेस्टिस के ऊपर उसका शेप और टेस्टिस का हार्डनेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। सेकेंड लेयर कंप्लीट हुआ। अब आते हैं सबसे अंदर, जो लेयर लोब्यूल्स के साथ चिपकी हुई होती है, ठीक है। और द थर्ड लेयर इज टूनिका वास्कुलोसा, दिस वन, टूनिका वास्कुलोसा। रनिंग नोट्स बना रहे हैं, लिखिए, टूनिका वास्कुलोसा, नाम से ही पता चल रहा है कि वास्कुलोसा मतलब वास्कुलर, यानी कि ब्लड वेसल्स। लिखिए, टूनिका वास्कुलोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, टूनिका वास्कुलोसा इज द inner most layer composed of connective tissue, composed of connective tissue and abundant in blood vessels, ठीक है, लिख लिए। हाँ, यहाँ एक स्टार पॉइंट लिखना है, यूपीएससी और मेडिकल एग्जाम्स यहाँ से क्वेश्चंस घुमाया करते हैं, ठीक है। क्या ये लेयर्स टेस्टिस को हर तरफ से कवर करती हैं, क्या ये लेयर्स टेस्टिस को हर तरफ से कवर करती हैं, नो, सिंपल आंसर इज नो, नहीं, कवर नहीं करते हर तरफ से। लिखिए,
द एंटीरियर एंड, यहाँ लिख देखिए इस पॉइंट को, द एंटीरियर एंड lateral surface of testis. The anterior and lateral surface of testis are covered by all three layers, but the posterior surface is covered by tunica albuginea ovuli, the middle layer. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि पोस्टेरियर साइड से ही ब्लड वेसल्स और नर्वस टेस्टिस के अंदर एंटर करते हैं, इस साइड से। ठीक है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स टेस्टिस के अंदर एंटर करती हैं, इसलिए वहां ट्यूनिका वेजिनालिस प्रेजेंट नहीं होती। ये डिस्टिंक्शन याद रखना, ठीक है। ओके, अब यहाँ स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है आपको, इस स्लाइड पर जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, ये इस हेडिंग द कवरिंग्स ऑफ टेस्टिस का प्रॉपर स्ट्रक्चर नोट है, ये जो लिखा है। ओके, एग्जाम में आपको एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में पॉइंट्स प्रेजेंट करने हैं। सो वीडियो को अभी पॉज करो और इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो। याद रखना, स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाते हैं, जो आप खुद हाथ से लिखते हो तभी वो दिमाग में रजिस्टर होता है। सो हाथ लिखिए, ठीक है, पॉज करो वीडियो को। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कवरिंग्स कंप्लीट करने के बाद अब इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो मेजर हेडिंग्स और बची है, लेकिन रिलैक्स मत होना, क्योंकि इन हेडिंग्स के अंदर बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं। सो फोकस बनाए रखो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट मेन हेडिंग डालिए, पैरेन्काइमा ऑफ टेस्टिस। पैरेन्काइमा ऑफ टेस्टिस यानी हम छिलका हटाकर अंदर के पल्प की बात करेंगे, ठीक है। दिख रहा है? विजिबल? इज इट विजिबल? ठीक है, डाल दी हेडिंग, सबने लिख लिया? गुड। पैरेन्काइमा वर्ड सुनकर घबरा मत जाना। बायोलॉजी में किसी भी ऑर्गन का जो मेन फंक्शनल टिश्यू होता है, यानी जो असल काम करता है, उसे ही हम पैरेन्काइमा कहते हैं। नाउ लुक एट द स्लाइड केयरफुली। मैंने यहाँ वो सारे 100 हेडिंग्स लिस्ट कर दिए हैं जो हमें पैरेन्काइमा ऑफ टेस्टिस और उसके आगे के फ्लो में पढ़ने में मदद करेगा, ठीक है। सीक्वेंस देखिए, सीक्वेंस देखिए। द लोब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, दिस इज द रूम, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, दिस इज द फैक्ट्री, दिस इज द फैक्ट्री। रेटे टेस्टिस, द जंक्शन, ठीक है। वास एफरेंसिया, द एग्जिट, याद है। एपिडिडाइमिस, स्पर्म यहाँ स्टोर होता है, स्टोरेज। और फर्स्ट रेफरेंस द सप्लाई पाइपलाइन। देख रहे हैं सब कुछ। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर हमें दो स्पेशल चीजें डिटेल में पढ़नी है, एक है स्पर्मेटोजेनिक सेल और जर्म सेल, और दूसरा है सेटुली सेल, जिसे सपोर्टिंग सेल या नॉर्थ सेल्स भी कहा जाता है। अब इतने सारे नाम देखकर टेंशन मत लो, आराम से बैठो, हम धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ पढ़ेंगे, आई प्रॉमिस।
जब ये लेक्चर खत्म होगा ये सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स आपको याद होंगे। बस अपने मेंटर पर भरोसा रखो और कॉपी पेन अपने पास रेडी रखो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला सब हेडिंग डालिए, लोब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। दिस वन, लोब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, देख रहे हैं? तो हमें पता है बाहर टुनिका अल्बुजिनिया है, लेकिन टेस्टिस के पोस्टेरियर सरफेस यानी कि पीछे की तरफ, इस साइड, ठीक है, ये टुनिका अल्बुजिनिया थोड़ी मोटी हो जाती, थोड़ी थिक हो जाती है, ठीक है। इस थिकन पार्ट को हम कहते हैं मेडिस्टेनियम टेस्टिस। मैं लिख देता हूं, मेडिस्टेनियम, मेडिस्टेनियम टेस्टिस। अब इस मेडिस्टेनियम से कनेक्टिव टिश्यू की कुछ दीवारें, कुछ पार्टीशन निकलती हैं जो टेस्टिस के अंदर तक जाती हैं। ये येलो पार्ट को देखिए, इस येलो पार्ट्स को डायग्राम में देखिए, ठीक, जो अंदर तक जाती हैं। इन्हें टेक्निकली कहा जाता है सेप्टुला टेस्टिस, ठीक है, सेप्टा ऑफ टेस्टिस। ये सेप्टा अंदर जाकर टुनिका अल्बुजिनिया से जुड़ जाते हैं, यहाँ से आते हैं और यहाँ टुनिका अल्बुजिनिया से जुड़ जाते हैं यहाँ, ठीक है। इन दीवारों की वजह से, डायग्राम को ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए, समझ में आएगा सब कुछ। इन दीवारों की वजह से ये जो येलो पार्ट को देखिए, टेस्टिस कई छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बढ़ जाता है, जैसे कि ये एक कंपार्टमेंट हो गया, फिर ये एक कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है। ऐसे देखिए बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में ये बढ़ गया, ठीक है। ध्यान से देखिए इस कंपार्टमेंट के शेप को, जिस इसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। ये पिरामिड शेप्ड होते हैं। इसका ब्रॉड बेस यानी कि चौड़ा हिस्सा बाहर यानी पेरिफेरी की तरफ होता है, और इनका इस तरफ चौड़ा हिस्सा होता है, और इनका वो नुकीला हिस्सा, द नैरो एंड, अंदर सेंटर यानी कि मेडिस्टेनियम की तरफ पॉइंट करता है, दिस पार्ट, ठीक है, इस तरफ पॉइंट करता है, ठीक है, समझ आया? ओके, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करना, द सेप्टुला डज नॉट क्रिएट कंप्लीट डिविजन्स। सेप्टुला डज नॉट क्रिएट कंप्लीट डिवीजन, मतलब ये दीवारें पूरी तरह बंद नहीं होती। आप इस पार्ट को देखिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल के यहाँ देखिए इस हिस्से को, ठीक है, यहाँ पूरी तरह बंद नहीं हुआ, ये कनेक्टेड है अभी भी। तो द सेप्टुला डज नॉट क्रिएट कंप्लीट डिवीजन, मतलब ये दीवारें पूरी तरह बंद नहीं होती। इसका फायदा ये है कि अलग अलग लोब्यूल्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग लोब्यूल्स आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक डेटा लिख लो, एक टेस्टिस के अंदर ऐसे कितने रूम्स होते हैं, एक टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल्स हो सकते हैं? लिखिए, each testis has about each testis is about 200 to 300 lobules, 200 to 300 lobules। ध्यान से देखते रहो, इस डायग्राम का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। लोब्यूल्स के अंदर, लोब्यूल्स के अंदर क्या है, ध्यान से देखिए, लोब्यूल्स के अंदर इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर को देखिए, लोब्यूल्स के अंदर इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है। इन्हीं को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, इन्हीं को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। नोट कीजिए, लिखिए, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आर
seminiferous tubules are thread like convoluted मतलब घुमावदार convoluted tubular structures, thread like convoluted tubular structures which produce the spermatozoa or sperm। यानी हमारी मेन फैक्ट्री यही है। क्लियर? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन लोब्यूल्स के अंदर कैसे अरेंज होते हैं? तो लिखिए ईच लोब्यूल कंटेन्स ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 4 coiled tubules known as the seminiferous tubules। कितने होते हैं? 1 to 4। ठीक है। और इन ट्यूबल्स के बीच की खाली जगह में क्या होता है? इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो खाली जगह है, ये खाली स्पेस दिख रहा है आपको, मैं जहां मार्क कर रहा हूं वहीं लिखिए। तो यहाँ होता है इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है जो इनको सपोर्ट करता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है जो अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का एंड कैसा होता है? इसका एंड पार्ट कैसा होता है? तो लिखिए सेमिनिफेरस ट्यूबल्स डू नॉट एंड एब्रप्टली। यानी ये अचानक से बंद नहीं होते, बल्कि दे फॉर्म सिंगल, डबल और ट्रिपल आर्चेस यानी कि लूप्स। ठीक है। और एक मजेदार बात, एक आर्च के अलग अलग हिस्से जरूरी नहीं एक ही ल्यूबल्स के अंदर हो, बहुत सारे ल्यूबल्स में ये बटे होते हैं। ठीक है। अगर हम एक टेस्टिस का टोटल काउंट लें तो लिखिए देयर आर अबाउट 400 to 600 seminiferous tubules in its testis। ठीक है। और इनकी लंबाई सुनकर आप हैरान हो जाओगे, इतनी सी जगह में, इतनी छोटी सी जगह में each tubule is 30 to 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, 30 to 70 सेंटीमीटर लॉन्ग with a diameter of 150 to 300 माइक्रोन। ठीक है, 150 to 300 माइक्रोन। ठीक है। अब अच्छे से समझने के लिए एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। ओके, ध्यान से देखो, मेरे हाथ में एक रबड़ का ट्यूब है, राइट? अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूबल है, वही फैक्ट्री जहां स्पर्म बनते हैं, ये रबड़ की पाइप। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे हाथ में एक कैंची है, एक सीजर। ठीक है। और मैं इस ट्यूब को ठीक थोड़ा सा काट रहा हूं। ठीक है, मैंने इसको काट दिया, काट दिया। अब ये छोटा सा गोल हिस्सा आपके सामने है। ठीक है। बस इसी छोटे से हिस्से को हम अगर आगे से माइक्रोस्कोप के नीचे रख दें, ठीक है, तो इसके अंदर की दीवारें और सेल्स कैसे दिखते हैं, वही हमारा अगला टॉपिक है। इस छोटा सा ट्यूब, इस सेमिनिफेरस ट्यूबल का अंदर क्या है, इसी को हम माइक्रोस्कोपिक व्यू हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए? अब सब लोग ध्यान से स्लाइड में देखो, यहाँ मैं उस रबर ट्यूब का माइक्रोस्कोपिक व्यू स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ करते जाओ। ठीक है,
सबसे पहले हम इसकी आउटर बाउंड्री द बेसमेंट मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। तो बनाओ एक बड़ा सा सर्किल। हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है, अब हम इस ट्यूबल को बीच से काट कर माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे। तो इसकी वॉल 3 लेयर्स की बनी होती है। ये एक लेयर गया, ये दूसरा लेयर, और ये तीसरा लेयर। ठीक है, ओके। इसकी वॉल 3 लेयर्स की बनी होती है। तो पॉइंट वाइज लिखिए, द आउटर लेयर मतलब बाहर का लेयर, द आउटर लेयर इज ऑन, सॉरी, एक मिनट, मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, ठीक है। द आउटर लेयर इज द आफ्टर कैप्सूल और टूनिका प्रोप्रिया। लिखिए, मेरे साथ साथ बनाते जाइए। ठीक है, दिस इज फॉर्म्ड बाय फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दिस इज द मिडिल लेयर, ए थिन होमोजेनियस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ए थिन होमोजेनियस बेसमेंट मेम्ब्रेन। लिखिए, a thin homogeneous basement membrane, and finally the inner layer, ऐसे यहाँ लिख देते हैं, एक complex stratified epithelium, a complex stratified epithelium। ये जो तीसरी लेयर है, द थर्ड लेयर इज, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। पहला है स्पर्मेटोजेनिक सेल, और जर्म सेल, जो डिवाइड होकर स्पर्म बनते हैं। और दूसरा है, इसे कहते हैं सेटोली सेल्स। सेटोली सेल्स, ये जर्म सेल्स हैं, इसको, ये जो जर्म सेल्स हैं इसको न्यूट्रिशन और सपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेल्स के बारे में हम अगले स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले यहाँ का बताओ, इज एवरीथिंग क्लियर? सब कुछ क्लियर है? जरा कमेंट्स में लिखो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस स्लाइड को देखो, इज इट विजिबल? इस स्लाइड को देखिए, इस डायग्राम से ध्यान, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। कुछ रिलेट कर पा रहे हो? हाँ, अभी अभी जो रबर ट्यूब हमने कट करके प्रैक्टिकली देखा था, ये एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है, एक पार्ट ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ mammalian testis। ये जो बीच में बड़ा सा राउंड स्ट्रक्चर है, ये जो बीच में बड़ा सा राउंड स्ट्रक्चर है, ये एग्जैक्टली वही है,
ये एक सिंगल सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का क्रॉस सेक्शन है विथ डिटेल लेबलिंग, ठीक है। मैं चाहता हूं आप जस्ट 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो और इस डायग्राम की हर एक लेबलिंग को केयरफुली ऑब्जर्व करो। ध्यान से देखो कि कौन सा सेल कहां पर प्लेस्ड है, ठीक है। पॉज करो और देखो। ठीक है, देख लिए। आगे चलकर हम इस डायग्राम के एक एक डिटेल और लेयर को इन डेप्थ पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट वंस, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और द जर्म सेल, ठीक है। चलिए आप इस हेडिंग डालिए, आप एक हेडिंग डालिए, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स या जर्म सेल्स। इस ट्यूबल के अंदर यही वो मेन सेल है जो आगे चलकर स्पर्म बनेंगे, ठीक है। लिखिए स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, लिखिए spermatogenic cells also known as germ cells are located in the seminiferous tubules and serve as a precursor to spermatozoa, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो ये सेल्स, ये जितनी भी सेल्स हैं ये बिखरे हुए नहीं, देखिए ये बिल्कुल एक अच्छे अरेंजमेंट में है, ठीक है, बहुत अच्छे से सजे हुए हैं, है ना। दे आर पोजिशन्ड बिटवीन Sertoli cells and are organized in a neat arrangement of 4 to 8 layers. ये रहा Sertoli cells. This is the Sertoli cells. ये एक Sertoli cells और ये एक Sertoli cells, और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही नीट और क्लीन अरेंजमेंट में ये सब प्लेस्ड होते हैं, ये सब होते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप? ओके। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा सोचिए, क्या बचपन में एक बच्चा होता है, एक बच्चे की बात कर रहे हैं, क्या बचपन से ही स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं? क्या बचपन से ही स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं? नो, नहीं। लिखिए इन चिल्ड्रन द टेस्टिस इज नॉट फुली डेवलप्ड। बच्चों में टेस्टिस फुली डेवलप नहीं होते। इन चिल्ड्रन द टेस्टिस इज नॉट फुली डेवलप्ड, देयरफॉर द स्पर्मेटोजेनिक सेल्स आर therefore the spermatogenic cells are in a primitive stage called spermatogonia, यानी सिर्फ रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, अभी स्पर्म नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी हीट करती है, हार्मोन्स इन सेल्स को जगा देते हैं, ठीक है। तो नोट कीजिए, लिखिए विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी spermatogonia develop into sperms through different stages. एग्जाम में अक्सर इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, बाहर से अंदर की तरफ, फ्रॉम द पेरिफेरी टू द लुमेन द सेंटर। इस सीक्वेंस आपको एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखने हैं। तो सीक्वेंस लिखिए, आप याद रखने के लिए लिखते रहिए। पहला आता है द स्पर्मेटोगोनिया। थोड़ा अंदर की तरफ और साइज में बहुत बड़े होते हैं, दिस वन। ये डेवलप्ड नहीं होते, फिर थोड़ा मैच्योर होते हैं, ये बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दिस वन, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये और थोड़ा डेवलप होते हैं और बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और लास्ट में ये डेवलप होके बनते हैं स्पर्मेटिड्स, लुमेन के बिल्कुल पास, मतलब ये सेंटर के बिल्कुल पास होते हैं, ठीक है। जो अभी मतलब फुल्ली मेच्योर स्पर्म नहीं बने हैं,
ठीक है, उसके बाद ये और मैच्योर होके बनते हैं स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, और फिर इसके बाद यही स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर फाइनल स्पर्मेटोजोआ बनते हैं और सेंटर यानी कि लुमेन में इसके अंदर फ्री हो जाते हैं, इस ट्यूब के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये फ्री हो जाते हैं। ओके, गॉट इट। अब स्पर्मेटोजेनिक सेल को समझने के बाद अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। तो इस डायग्राम के एक छोटे से हिस्से को ध्यान से देखो, मैं जिस हिस्से को हाईलाइट कर रहा हूं आप उसी हिस्से को देखते रहिए, ठीक है। ओके, आप देख रहे हैं मैं जितने हिस्से को हाईलाइट कर रहा हूं, है ना, ठीक है, यहाँ जो मेन हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मेन चीजें हैं, ये लंबे पिलर जैसे स्ट्रक्चर, दिस वन, ये जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर है लंबा सा, इसको कहते हैं सेटलिसेस, दिस इज द सेटलिसेस। ओके, अभी तक हमने ट्यूबल को बाहर से देखा, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में हम इस एक सेटलिस सेल को जूम इन करेंगे, इस पार्ट को जो हाईलाइट किया गया है रेड लाइन में, ठीक है। हम देखेंगे कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये डेवलपिंग स्पर्म्स को कैसे सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, इज इट विजिबल, देख रहे हैं आप? अब ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम ट्यूबल के किस हिस्से में हैं, किस चीज को देख रहे हैं, ठीक है। आप लेवलिंग को देखिए, दिस इज द सेटलिस। उस डायग्राम में हमने एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर देखा था, नाउ हम इसको जूम इन करके देख रहे हैं, दिस इज द सेटलिस। ओके, क्लियर। इस डायग्राम में, दिस डायग्राम इज शोइंग द सिंगल सेटलिस एंड द स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अराउंड इट। आप यहाँ इसके सराउंड में ये देख सकते हैं, these are the stages of spermatogenesis around it, ठीक है, बोथ साइड देखिए। सबसे पहले एक हेडिंग डालिए सेटोलिसिस, ठीक है, आप लिखते रहिए, पॉइंट्स लिखते रहिए। ओके, सेटोलिसिस, इनको दो और नामों से जाना जाता है, एक है सस्टेंटिकुलर सेल्स, लिख देता हूं, एक है सस्टेंटिकुलर सेल और फिर इसे कहा जाता है नॉर्थ सेल, ठीक है। नॉर्थ वार्ड से ही इसका मेन काम क्लियर हो जाता है, केयरिंग करना। किस चीज का केयरिंग करना आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसका शेप, ये सर्टुली सेल का शेप कैसा होता है, लिखिए, लिखिए, सर्टुली सेल्स आर लार्ज, टॉल, इरेगुलरली शेप्ड कॉलमनार सेल। ये है लार्ज, टॉल, इरेगुलरली शेप्ड कॉलमनार सेल, ठीक है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, नीचे वाला पार्ट इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये यहां से शुरू होते हैं और ऊपर लुमेन मतलब सेंटर तक एक्सटेंड करते हैं, एक बड़ा पिलर की तरह, ठीक है। ओके, लेट मी क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इनके आसपास, इस सर्टुली सेल के आसपास जो हमने अभी जर्म सेल पढ़े थे वो बिखरे हुए नहीं थे,
germ cells are connected to cytolysis through a cytoplasmic link. ये कनेक्टेड होते हैं, यानी सेटोलिस सेल्स के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं। सेटोलिस सेल्स के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, ठीक है। और ये डेवलपिंग स्पॉन्स यहाँ चिपके होते हैं, सेप रहते हैं, ठीक है। और ये अटैचमेंट कब तक रहेगा? ये अटैचमेंट तब तक रहता है जब तक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ लुमेन में रिलीज ना हो जाए, मतलब जब तक ये स्पर्म बन के सेंटर में रिलीज ना हो जाए, तब तक ये ऐसे ही चिपके रहेंगे और डेवलप होते रहेंगे, ठीक है। एक हाई इल टॉपिक पर आते हैं, हेडिंग डालिए, फंक्शन ऑफ सेटोलिसिस। फंक्शंस ऑफ सेटोलिसिस पॉइंट वाइज लिखिए। तो सबसे फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड nourishment for the spermatogenic cells. लिखिए, they provide support, protection and nourishment for the spermatogenic cells. इसलिए इन्हें नॉर सेल्स कहते हैं। क्लियर? ओके, अब इनके स्पेशल केमिकल सीक्रेशन पर आते हैं थोड़ा। तो सेकंड पॉइंट लिखते रहिए आप। ये सीक्रेट करते हैं एरोमेटिस एंजाइम। ये सीक्रेट क्या करते हैं? मैं लिखता हूं, एरोमेटिस एंजाइम जो एंड्रोजन्स को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको समझने के लिए एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। ओके, ये रहा। ये एंड्रोजन क्या है मैं लिख देता हूं। एक रहा एंड्रोजन और एक रहा एस्ट्रोजन। इसका इसको ऐसे भी लिखते हैं OESTROGN और ऐसे भी लिखते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये एंड्रोजन क्या है और एस्ट्रोजन क्या है? तो कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंड्रोजन की। एंड्रोजन कोई एक सिंगल हार्मोन नहीं है, ठीक है। एंड्रोजन एक सिंगल हार्मोन नहीं है। एंड्रोजन्स आर ए ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन। पहला पॉइंट। ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। एक पूरी फैमिली है। तो इस फैमिली के सबसे मेन मेंबर्स हैं टेस्टोस्टेरोन, और एक मेन मेंबर है डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, शॉर्ट फॉर्म में DHT, ठीक है, याद रहेगा। तो इनका काम क्या है? इनका काम क्या है याद रखिए। दे प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। दे प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, यानी आवाज भारी होना। आपने नोटिस किए होंगे मेल्स में आवाज थोड़ा भारी हो जाता है टीन एज के बाद, ठीक है। मसल्स बनना और स्पर्म प्रोडक्शन, ये सब इन्हीं का काम है, ठीक है। अब आते हैं एस्ट्रोजन पर। एस्ट्रोजन एक प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है जो फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। पता है आपको? तो टेस्टिस में इसका क्या काम है?
ये तो फीमेल का हार्मोन है ना? तो ध्यान से सुनिए, एस्ट्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इन मेल। लिखिए, एस्ट्रोजन इज आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट्स इन मेल। तो सेटुलर सेल में जो एरोमेटेस एंजाइम होता है वो थोड़े से एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में बदल देता है, एंड्रोजन को बदल देता है ईस्ट्रोजन में। ठीक है, क्यों बदल देता है? क्योंकि हेल्दी स्पर्म को मैच्योर होने के लिए इस छोटे से अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन की भी जरूरत होती है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ? मेल बॉडी में प्रीडोमिनेंट हार्मोन होता है एंड्रोजन, दिस वन, बट ईस्ट्रोजन का भी अपना एक छोटा पर जरूरी रोल है। क्लियर? गॉट इट? तो ये सीक्रेट करते हैं एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये ट्यूबुल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल को हाई रखता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर्ली हो सके। देन नेक्स्ट पॉइंट, दे आल्सो सीक्रेट ईबीपी, मतलब ईस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और ईस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ईबीपी। ठीक है, याद रहेगा? ओके। जो अगले दो पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो ध्यान से सुनना। सेटुलस सेल्स के फंक्शन में हमें दो टर्म्स और पढ़ने थे, एक है इनहिबिन, INHIBIN इनहिबिन, और एक है एक्टिविन। हाँ, ओके। एक है इनहिबिन और एक है एक्टिविन। अब ये दोनों क्या बला है, आइए इनको अभी क्लियर कर देते हैं। कॉपी में एक छोटा सा हेडिंग डालिए, इनहिबिन वर्सेस एक्टिविन, जैसे मैंने स्लाइड्स में बनाया है बिल्कुल ऐसे ही बनाते जाइए। ठीक है, सबसे पहले इनहिबिन की बात कर लेते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इनहिबिट करना यानी कि रोकना। ठीक है, देखिए, इनहिबिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। Inhibin is a glycoprotein hormone primarily produced by the gonads. Primarily produced by the gonads. ठीक है, ओके। यानी मेल्स में टेस्टिस के सेटुलर सेल और फीमेल में ओवरीज इनको बनाते हैं। इनको कौन बनाते हैं? गोनाड्स, प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय गोनाड्स, यानी कि मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या है? तो सुनिए ध्यान से, हमारे ब्रेन के पिट्यूटरी गोनाडल फीडबैक सिस्टम होता है और उसका एक की कंपार्टमेंट होता है। जब टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, टेस्टिस में जब स्पर्म प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये इनहिबिन क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि भाई बस करो, एफएसएच मतलब फॉलिकल, लिखो लिखो, स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बस करो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन रोक दो। सिंपल वर्ड में ये प्रोसेस का ब्रेक करता है। ठीक है, ये प्रोसेस को रोकता है, ये प्रोसेस को ब्रेक करता है। ठीक है, अब इसका ठीक उल्टा काम करता है एक्टिविन। अब इसका ठीक उल्टा काम करता है एक्टिविन।
नाम से ही याद रखिए, एक्टिविन एक्टिवेट करता है। एक्टिविन क्या करता है? एक्टिवेट करता है। लिखिए, एक्टिविन इज ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड मेंबर ऑफ द टी जी एफ बीटा। ठीक है, द सुपर फैमिली। ओके, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ओके, तो एक्टिविन इज ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड मेंबर ऑफ द टीजीएफ बीटा सुपर फैमिली, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। तो जब बॉडी को और स्पर्म बनाने की जरूरत होती है, जब बॉडी को और स्पर्म बनाने की जरूरत होती है, तो ये एक्टिविन एज ए ग्रोथ फैक्टर काम करता है। इट स्टिमुलेट्स एफएसएच सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। ठीक है, यानी ये ब्रेन को बोलता है और एफएसएच भेजो ताकि प्रोसेस फास्ट हो सके। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं एक्सेलरेटर। ओके, तो याद रखिएगा, सेटुलरी सेल्स के पास दोनों कंट्रोल्स हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को स्लो करना हो तो इनेबिन, और फास्ट करना हो तो एक्टिविन। कॉन्सेप्ट क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर? गुड। लिख लिए सब कुछ स्क्रीन पर जो लिखा है? ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं। तो पॉइंट 5, ये सीक्रेट करते हैं इनिबिन। जब स्पर्म प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है तो ये ब्रेन को, एंटेरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है कि एफएसएस रिलीज करना बंद कर दो। और नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इसका ठीक उल्टा काम करता है एक्टिविन, जो एफएसएस के रिलीज को बढ़ाता है। ठीक है, और स्पर्म प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट, ये फेटल स्टेज जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब का है। तो फेटल स्टेजेस में ये सीक्रेट करते हैं एमआरएफ। ठीक है, फेटल स्टेज में ये क्या सीक्रेट करते हैं? एमआरएफ, मतलब मुलेरिन रिग्रेशन फैक्टर्स, या एमआईएस, मतलब मुलेरिन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। ठीक है, याद रखना ये दोनों नाम। ये फैक्टर्स फेटस के अंदर मुलेरिन डक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि प्रॉपर मेल सेक्स डिफरेंशिएशन हो सके और फीमेल ऑर्गन ना बने। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए, याद रखना। ठीक है, ओके। अब तो अब आते हैं स्लाइड पर, ये जाना पहचाना सा एक डायग्राम। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर स्पर्म बन तो गए, लेकिन अब वो बाहर कैसे आएंगे? अब हम पढ़ेंगे इस रास्ते को, द डक्ट सिस्टम, जहां से स्पर्म बाहर आएंगे। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखते रहिए, हम एक एक करके इसके एग्जिट रूट को भी ट्रेस करेंगे। सबसे पहले आता है रेटेटेस्टिस, दिस वन। स्पर्म फैक्ट्री से निकलकर सबसे पहले एक जंक्शन पर आते हैं। ठीक है, दिस, ये जो मैंने हाईलाइट किया है इसको देखिए, दिस वन। लिखिए, रेटेटेस्टिस इज ए रेटेटेस्टिस इज ए नेटवर्क ऑफ
thin walled channels present in the mediastinum. Retitestis is a network of thin walled channels present in the mediastinum. पूरे टेस्टिस के सारे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स अक्सर इस एक कॉमन नेटवर्क यानी रेटिटेस्टिस में ओपन हो जाते हैं इस जंक्शन में, ठीक है? लिख लिए? ओके। तो नेक्स्ट है भाषा एफरेंसिया, द एग्जिट ब्रेक्स, ठीक है? मैं जहां हाईलाइट कर रहा हूं वहां देखिए दिस पार्ट, भाषा एफरेंसिया, ओके। रेटिटेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए, तो हेडिंग डालिए भाषा एफरेंसिया, और इसको भास एफरेंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भास एफरेंस। याद रखिएगा, इसको भास एफरेंस के साथ मिला मत देना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ये भास एफरेंस नहीं है, ये एक सेपरेट चीज है, भास एफरेंस या भाषा एफरेंसिया, ठीक है? लिखिए, फ्रॉम द रेटिटेस्टिस, from the retitestis 8 to 15 tubules, 8 to 15 tubules called vasa efferentia arise. ये 8 से 15 छोटे छोटे पाइप निकलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, दे ज्वाइन टुगेदर एंड बाहर जाकर एपिडिडाइमिस का हेड बनते हैं, ठीक है? बाहर जाकर एपिडिडाइमिस का हेड बनते हैं। एपिडिडाइमिस का हेड कौन सा है? ये रहा, कैपिटल एपिडिडाइमिस, दिस पोर्शन, ओके? समझ गए? क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट है एपिडिडाइमिस, द स्टोरेज एंड मैच्योरेशन एपिडिडाइमिस, ठीक है? टेस्टिस के ऊपर जो कोमा सेप्ट है, ये कोमा लाइक स्ट्रक्चर है, अगर इसको अच्छे से देखा जाए तो टेस्टिस के ऊपर जो कोमा सेप्ट स्ट्रक्चर दिखता है, ये वही है, दिस इज द एपिडिडाइमिस। लिखिए, द डक्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस, द डक्ट ऑफ द एपिडिडाइमिस इज ए वेरी ट्विस्टेड, ब्रैकेट में लिखिए हाईली कोइल्ड, एक कॉमा डालिए और उसके बाद लिखिए ट्यूब, ठीक है? और इसकी लंबाई सुनकर आप हैरान रहोगे, अगर इसको खोला जाए तो ये लगभग 4 से 6 मीटर लंग होती है, 4 से 4 to 6 मीटर लॉन्ग होती है। ये हेड से स्टार्ट होती है और आगे जाकर नेक्स्ट ट्यूब में कनेक्ट होती है, जो है भास डिफरेंस, ठीक है? यहाँ ऐसे इस ये जो निकलती है पाइप, इसको कहते हैं भास डिफरेंस। क्लियर? ओके। फाइनली अब रास्ते का आखिरी हिस्सा, लिखिए भास डिफरेंस। ध्यान से डायग्राम में देखिए नीचे क्या हो रहा है, ठीक है? लिखिए, एट द बैक एंड, एट द बैक एंड लोअर पोल, ब्रैकेट के अंदर लोअर पोल लिख लीजिए, अब द टेस्टिस द एपिडिडाइमिस बेंड शार्पली, यानी एपिडिडाइमिस नीचे जाकर एक शार्प यू टर्न लेता है यहां, और बिना किसी क्लियर सेपरेशन के, कोई सेपरेशन नहीं होती, एक मोटी पाइप बनकर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। इसी मोटी पाइप को हम कहते हैं भास डिफरेंस, ठीक है? क्लियर? ये पूरा सीक्वेंस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। टेस्टिकुलर लोब्यूल से लेकर भास डिफरेंस तक का रास्ता क्लियर हो गया? इज एवरीथिंग क्लियर? कमेंट्स में लिखो, इन पॉइंट्स को जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है? हाँ,
तो लीजिए, ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए, स्ट्रक्चर नोट। अभी कॉन्सेप्ट समझते वक्त फ्लो में अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया तो यहाँ से उसको कंप्लीट कर लीजिए। टोटल 3 स्लाइड्स आएंगे। मैं हर एक स्लाइड को 2 सेकंड तक स्क्रीन पर दिखाऊंगा। आपको वीडियो को वहीं पॉज करनी है और अपने नोट्स को क्रॉस चेक कर लेनी है, ठीक है। और जितने भी आलसी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने लेक्चर के वक्त कॉपी में एक लाइन भी नहीं लिखी है, भाई तुम लोग कम से कम इसका एक स्क्रीनशॉट तो ले ही लो। बट ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन रूल, स्क्रीनशॉट्स मोबाइल की गैलरी में रह जाते हैं। अगर इन नोट्स को अपने साथ, अपने हाथ से कॉपी में लिखोगे, अपने साथ रखोगे कॉपी में लिखकर, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो जाओगे। सो लिखो। रेडी? तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। लिख लिया सबने? गुड। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, इस क्वेश्चन के अंदर अब बस एक आखिरी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग बची है जो आप पढ़ेंगे हम, ठीक है। और मजेदार बात यह है कि आखिरी कंसेप्ट हमारी वही सेटुली सेल से जुड़ा हुआ है जिनके बारे में हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक। तो अपनी कॉपी में क्वेश्चंस की आखिरी हेडिंग डालिए, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर, लिख लिया? ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो सेटुली सेल्स क्या होते हैं और क्या काम करते हैं? सेटुली सेल्स क्या होते हैं और क्या काम करते हैं, ये आपको अब अच्छे से पता है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। ब्लड टेस्टिस बैरियर, दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हम एक इसको ब्लैंक स्लाइड में पढ़ना अच्छा रहेगा, ठीक है, आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो हेडिंग डालिए ब्लड टेस्टिस बैरियर। सबसे पहले लिखिए इसकी डेफिनेशन, लिखिए ब्लड टेस्टिस बैरियर इज ए मैकेनिकल बैरियर। Blood testis barrier is a mechanical barrier that separates blood from the seminiferous tubules of the testis. That separates blood from the seminiferous tubules of the testis. पर क्वेश्चन ये है, ये दीवार बनता क्यों है? ये दीवार बनता क्यों है? तो ध्यान से सुनिए। हमने सेटोली सेल्स पढ़े थे जब दो पड़ोसी एडजेसेंट, ठीक है, दो पड़ोसी यानी कि एडजेसेंट, सपोज मान लीजिए ये एक सेटोली सेल्स है और ये रहा, ऐसा होता है, और ये स्पॉन्स, और ये दूसरा सेटोली सेल, ठीक है। मान लीजिए ये सेटोली सेल्स हैं, दो सेटोली सेल्स पड़ोसी हैं, एडजेसेंट है, ठीक है, ये आसपास है, तो उनके बीच में एकदम टाइट सीलिंग हो जाती है। ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये जो यहाँ मिलते हैं, एकदम से टाइट सीलिंग होता है, ठीक है। तो लिखिए इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय tight junctions between, it is formed by tight junctions between the adjacent Sertoli cells, comma, near the basal membrane of the, near the basal membrane of the seminiferous tubule,
ठीक है, तो क्या है पता चल गया ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब आते हैं इनके फंक्शंस पर। हेडिंग डालिए, फंक्शंस ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर। तो पहला काम है प्रोटेक्शन। ब्लड टेस्टिस बैरियर का सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन। ये एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। ये एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम। ब्लड में घूमने वाले बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, ठीक है, ये स्पोमाटोजेनिक सेल्स तक पहुंचने नहीं देता। ठीक है, ब्लड में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल होते हैं, तो ये ब्लड टेस्टिस बैरियर उनको स्पोमाटोजेनिक सेल्स तक पहुंचने नहीं देता, रोक देता है। ठीक है, तो एक छोटा सा टेबल बनाइए अपने कॉपी में। एक तरफ लिखिए प्रिवेंटेड और दूसरी तरफ लिखिए परमिटेड। ठीक है, लिखिए। तो इसमें हमें लिखना है प्रिवेंटेड मतलब किसको रोकता है, कौन से चीज को आने नहीं देता, और दूसरी तरफ ये जो परमिटेड है इसमें लिखना है किसको आने देता है। तो प्रिवेंटेड में पहले लिखिए ये रोकता है लार्ज मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, साइटोटॉक्सिक्स मतलब जहरीले चीजें, ठीक है, ये सब चीजों को ये रोकता है। और किसको अलाउ करता है, जैसे कि स्पर्म बनने के लिए जो जरूरी होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, न्यूट्रिशन चाहिए स्पर्म बनने के लिए, तो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, फिर हो गए हार्मोन्स एंड वाटर। ओके, तो कौन से चीजों को रोकता है, कौन से चीजों को अलाउ करता है, आपको पता है। ठीक है, अब इसका सेकंड फंक्शन लिखिए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हाँ, लिखो प्रिवेंशन ऑफ, लेट मी चेंज द कलर, प्रिवेंशन ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, देखिए हमारी बॉडी में स्पर्म्स बचपन से नहीं होते, ह्यूमन बॉडी में स्पर्म बचपन से नहीं बनते, नहीं होते, ये प्यूबर्टी के बाद बनते हैं। तो हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होते हैं इस नए स्पर्म को एक दुश्मन या फॉरेन बॉडी समझ लेते हैं। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर इन स्पर्म को ब्लड से छुपाकर हाइड करके रखता है, ताकि हमारा ही इम्यून सिस्टम इस पर अटैक ना कर दे। तो सोचिए अगर किसी वजह से ये दीवार टूट जाए तो क्या होगा, किसी भी वजह से अगर इस दीवार टूट जाए तो क्या होगा। तो लास्ट हेडिंग डालिए, डैमेज ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर, डैमेज ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये डैमेज कब होता है, पहला क्वेश्चन, ये डैमेज कब होता है, या तो किसी ट्रॉमा की वजह से, चोट लगने से, या फिर मॉम्स जैसे कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। तो लिखिए when the blood testis barrier is damaged, when the blood testis barrier is damaged,
Sperms leak into the bloodstream. Sperm leak into the bloodstream. जैसे ही स्पर्म ब्लड में जाते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और उनके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बना लेता है। ये एंटीबॉडीज अपने ही जर्म सेल्स को दुश्मन समझकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट होता है स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी। वो इंसान रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है। और इसी केमिकल पॉइंट के साथ हमारा लॉन्ग क्वेश्चन द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस यहाँ पर ऑफिशियली कंप्लीट होता है। ठीक है। इस बैरियर वाले नोट को जल्दी से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। एक मिनट। ठीक है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर नोट। दिस इज स्लाइड 1। वीडियो को पॉज करो और लिखो। दिस इज स्लाइड 2। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड लेक्चर खत्म होता है। अगर आपने इस पूरे लेक्चर को बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखा है तो सीरियसली कंग्रेचुलेशंस। आपने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हेवी टॉपिक को सक्सेसफुली मास्टर कर लिया है। देखिए यहाँ तक मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। ठीक है। मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। आप आगे आपकी बारी है। अब आपका टास्क ये है कि आज जो क्लास नोट्स आपने खुद बनाए हैं, हाथों से लिखा है, उन्हें क्लास खत्म होते ही एक बार रिवाइज जरूर करना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के बारे में कहा था, द एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, द एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी बाय के शंभुलिंगम। क्या है? तो जिनके पास वो बुक है वो आप इस टॉपिक को वहां से रीड कर सकते हैं। मैंने जितना पढ़ाया है उतना पोर्शन आपको बुक में बहुत अच्छे से समझ आएगा। और जिनके पास वो बुक नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने जो स्ट्रक्चर्ड नोट आपको इस लेक्चर में दिए हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। बस उन्हें घोट कर पी जाओ। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और नया बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। लेट्स राइज।